विद्यार्थियों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं बात करूंगा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के बीए पाठ द्वितीय के इतिहास के उन विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र से जुड़ी हुई जानकारी विद्यार्थियों मैं आज आपको प्रदान करूंगा। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने राजस्थान के इतिहास की चर्चा करते हुए आपसे पॉलिसी ऑफ द रेजिस्टेंस की बात की थी। विद्यार्थियों, पॉलिसी ऑफ द रेजिस्टेंस दैट मीन्स प्रतिरोध की नीति एक ऐसी नीति का परिचायक थी, एक ऐसी नीति का उदाहरण थी जिसके द्वारा हम ये देखते हैं कि राजस्थान के तत्कालीन राजाओं ने किस प्रकार से मुगल सत्ता के साथ संघर्ष की नीति को अपनाया, किस प्रकार से दिल्ली सुल्तानों के साथ संघर्ष की नीति को और विरोध की नीति को अपनाया और दिल्ली सुल्तानों के सामने और मुगल सम्राटों के सामने अपने राजनीतिक वजूद और वर्चस्व को खत्म नहीं होने दिया। विद्यार्थियों, प्रतिरोध की श्रृंखला के अंतर्गत मैंने सबसे पहले मेवाड़ के बारे में आपसे बात की और मेवाड़ की प्रतिरोध नीति के प्रथम अध्याय के अंतर्गत मैंने आपसे मेवाड़ के शक्तिशाली राणा सांगा के दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के साथ हुए संघर्ष का विवेचन किया। विद्यार्थियों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, अध्ययन के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा विशेष रूप से मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप सिंह के बारे में, जिनका यश और शौर्य न केवल राजस्थान के इतिहास में अपितु विश्व इतिहास में भी एक अनुपम उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। विद्यार्थियों, राणा प्रताप सिंह उन महान शासकों में से थे जिन्होंने अपने वंश की परंपरा, अपनी मान मर्यादा, अपनी स्वतंत्रता, न केवल खुद के स्वाभिमान अपितु जनता के स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी मुगलों के सामने कतई झुकना स्वीकार नहीं किया। विद्यार्थियों, राणा प्रताप की महानता और शौर्य की महत्ता इस दृष्टि से भी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनको ये पता था कि वे जिसका सामना कर रहे हैं उसकी शक्ति उनसे काफ़ी गुना ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद महाराणा प्रताप ने उस परंपरा के ऊपर चलना बेहतर समझा, उस परंपरा का अनुकरण करना ज़्यादा बेहतर समझा जिस पर मेवाड़ के प्रतिष्ठित राणा कुंभा और महाराणा सांगा चले थे। तो विद्यार्थियों, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा कि महाराणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप के राज्यारोहण तक मेवाड़ की जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में मैं सबसे पहले विवेचन करूंगा और इसके बाद आगे की कक्षाओं में मैं आपसे महाराणा प्रताप की प्रतिरोध नीति के बारे में विवेचन करूंगा। महाराणा प्रताप की प्रतिरोध नीति को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि हम मेवाड़ के इतिहास के पिछले पृष्ठों को टटोलें और हम ये देखें कि राणा सांगा के बाद मेवाड़ का राजनीतिक घटनाक्रम किस प्रकार का हो जाता है। विद्यार्थियों, उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों का यदि हम गंभीरता से अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का राजनीतिक घटनाक्रम काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। मेवाड़ में राजनीतिक उथल पुथल का क्रम जारी रहा और यह उथल पुथल इतनी ज़्यादा थी कि हम ये देखते हैं कि एक के बाद एक करके लगभग 10 साल के अंदर मेवाड़ के अंदर 3 शासक आए। 1528 से लेकर 1531 तक मेवाड़ का महाराणा रतन सिंह रहा। 1531 से लेकर 1535 तक मेवाड़ की सत्ता रानी कर्मावती के पुत्र विक्रमादित्य के पास रही और 1536-37 में मेवाड़ की सत्ता पृथ्वीराज के अनौरस पुत्र बनवीर ने, जिसकी उत्पत्ति कुलीन नहीं थी, वह अकुलीन था, उसे धोखे से विक्रमादित्य की हत्या करके मेवाड़ की राजनीतिक सत्ता के ऊपर कब्जा किया। विद्यार्थियों, ये तीनों ही शासक मेवाड़ के राजनीतिक इतिहास क्रम का विवेचन अगर हम किया जाए तो हम ये पाएंगे कि यह उस परंपरा के मुताबिक एकदम उपयुक्त नहीं थे जो परंपरा कुंभा की थी,
जो परंपरा महाराणा सांगा की थी, बल्कि हम इस दौर में हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्रों का, पारस्परिक सरदारों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता का एक ऐसा दौर चला जिससे कि मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति को और ज़्यादा खराब कर दिया। विद्यार्थियों, मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूँ राजस्थान के इतिहास के बारे में, इसका आधार राजस्थान के प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक राजस्थान का इतिहास है। तो विद्यार्थियों, षड्यंत्रों का दौर हम इस दौर तक पड़ गया है कि हम इस दौर में एक समझौता होने की कोशिश देखते हैं। हालांकि समझौता नहीं हुआ, और वो समझौता ये था कि राणा सांगा की महारानी कर्मावती अपने पुत्र विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाना चाहती थी, और वह रतन सिंह को हटाकर बनाना चाहती थी। और इसके लिए उसने बाबर को प्रस्ताव भेजा कि यदि मेवाड़ मुगलों को रणथंभौर दे देता है तो इसके बदले में मुगल मदद करेंगे मेवाड़ की राणा विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाने में। लेकिन उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि यह समझौता नहीं हो सका। उधर बाबर की भी मृत्यु हो गई, और साथ ही साथ कुछ समय बाद हम ये देखते हैं कि 1531 में शिकार के दौरान हुए एक विवाद को लेकर बूंदी के सुरजनहड़ा और राणा रतन सिंह के बीच संघर्ष हुआ, और इसमें दोनों की मृत्यु हुई। और इसके बाद में मेवाड़ की राजगद्दी कर्मावती के पुत्र विक्रमादित्य को प्राप्त हुई। विद्यार्थियों, विक्रमादित्य मेवाड़ की महान शासकों की परंपरा को देखते हुए किसी भी रूप से मेवाड़ की इस गद्दी के लिए किसी भी दृष्टि से वो काबिल नहीं था। उसको अपने भोग विलास से और उसको अपने पहलवानों से ही फुर्सत नहीं थी, और मेवाड़ की स्थिति और ज़्यादा कमज़ोर होती गई। और इस दौर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि गुजरात के शासक, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह गुजराती ने मेवाड़ के ऊपर 2 हमले किए, और इसमें मेवाड़ को अपार जन धन की हानि और नुकसान हुआ, और स्थिति काफ़ी विकट हो गई। और इस स्थिति का लाभ उठाकर पृथ्वीराज के अनौरस पुत्र बनवीर ने एक षड्यंत्र चला और विक्रमादित्य की हत्या कर दी, और खुद वह मेवाड़ का शासक बन गया। लेकिन वह इस बात को जानता था कि केवल विक्रमादित्य को रास्ते से हटा देने से ही उसके लिए मेवाड़ सुरक्षित नहीं रह जाता है, जब तक वह राणा सांगा के 5वें पुत्र उदय सिंह को, जो कि इस वक्त छोटा था, नाबालिग था, बच्चा था, जब तक वह उसकी हत्या न कर दे तब तक मेवाड़ पर उसके अधिकार की पूरी सुरक्षा नहीं थी। और उसने उदय सिंह की हत्या करने का निश्चय किया। लेकिन इस वक्त उदय सिंह को पालने वाले उसकी धाई माँ पन्ना धाई ने अनुपम त्याग और बलिदान का एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो न केवल मेवाड़ के इतिहास में, न केवल राजपूताना के इतिहास में, अपितु विश्व इतिहास में अपने आप में एक बेहतरीन और नायाब नमूना था। पन्ना धाई ने उदय सिंह की जान को बचाने के लिए, मेवाड़ के भविष्य को बचाने के लिए अपने सीने पर पत्थर रखकर अपनी ममता का बलिदान किया, और उदय सिंह की जगह अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की सैया पर लेटा दिया। नशे में धुत बनवीर उदय सिंह और चंदन में अंतर नहीं कर पाया, और उसने चंदन को उदय सिंह समझकर मार डाला। एक माँ ने बलिदान किया अपने बेटे का, और स्वामी भक्ति का एक अनुपम उदाहरण पेश किया। यह उदाहरण मेवाड़ की राजनीतिक परंपराओं, गौरव, स्वाभिमान, मर्यादाओं के अनुकूल था, और पन्नाधाई के इस बलिदान को मेवाड़ कभी भी नहीं भूल पाएगा। पन्नाधाई सकुशल वहाँ से उदय सिंह को निकालकर कुंभलगढ़ ले गई, और कई स्वामी भक्त सरदार इस वक्त उदय सिंह के साथ हो गए, और कुंभलगढ़ में उदय सिंह को सुरक्षित रखा गया। भागौर और कोठारिया के रावत, वो भी उदय सिंह के साथ थे। उदय सिंह की मदद हुई, और धीरे धीरे उदय सिंह का प्रभाव बढ़ने लगा। और उदय सिंह का प्रभाव उस समय और भी जब बढ़ गया जब पाली के शासक अखेराज सोनगरा ने
अपनी पुत्री का विवाह उदय सिंह के साथ कर दिया और इसके साथ उदय सिंह की राजनीतिक ताकत और ज़्यादा बढ़ गई। अपने सरदारों का सहयोग पाकर उदय सिंह ने 1540 में मेवाड़ के ऊपर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और बनवीर को सत्ता से बेदखल कर दिया। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैंने आपसे राणा सांगा के बाद से राणा प्रताप तक के मेवाड़ के इतिहास की श्रृंखला के पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत मैंने आपसे इस घटनाक्रम के बारे में बात की। आगे की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा महाराणा उदय सिंह और उसके बाद प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप सिंह जी ऑफ मेवाड़ के बारे में। जय हिंद, जय भारत।